हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस प्रकार असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है एवं छत्तीसगढ़ पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, जिसमें 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा अपने केसरी हिंद नामक उपाधि को त्याग दिया जाता है एवं असहयोग आंदोलन के बारे में विचार किया जाता है। इसी दिन गांधी जी एवं अली बंधु यानी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर जन जागरण किया जाता है। इस प्रकार गांधी जी के असहयोग संबंधी विचार पर विमर्श करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की ओर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र और सर्वदत्त वाजपेयी शामिल होते हैं। इस अधिवेशन में दिसंबर में होने वाली जो वार्षिक अधिवेशन है उसके संबंध में पहले से ही विचार कर लिया जाता है और उस अधिवेशन के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। इस अधिवेशन के लिए जब चंदा इकट्ठा होना प्रारंभ होता है तो इसी क्रम में नागपुर के बैरिस्टर अभयंकर और जमुना लाल बजाज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं। यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा रायपुर, बिलासपुर इत्यादि स्थानों पर उनका स्वागत किया जाता है। बिलासपुर नगर के खपरगंज स्कूल में सार्वजनिक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें जमुना लाल बजाज, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर अभयंकर, ठाकुर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव के द्वारा भाषण देकर असहयोग आंदोलन के संबंध में सहयोग की बात की जाती है। इसके बाद शुरू होता है 26 दिसंबर 1920 को नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचार्य एवं इसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शामिल होते हैं और रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, सी.एम. ठक्कर, सुंदरलाल शर्मा और सखाराम दुबे सम्मिलित होते हैं। सन में भाग लेने के लिए धमतरी तहसील के आसपास के गांवों से लोग भी नागपुर पहुंचते हैं, जिसमें धमतरी से नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, बाजीराव कृदंत, शिवबोधन प्रसाद और सेठ रामलाल होते हैं। इस प्रकार नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन असहयोग आंदोलन के संबंध में होता है एवं यहाँ असहयोग आंदोलन को सहमति प्रदान कर दी जाती है। असहयोग आंदोलन में यह रणनीति बनाई जाती है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, भारतीयों के द्वारा वकालत का त्याग किया जाएगा, शासकीय विद्यालयों का त्याग किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का त्याग एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी कार्य किए जाते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा वकालत से त्याग पत्र दे दिया जाता है एवं बिलासपुर क्षेत्र से ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे और बैरिस्टर छेदीलाल, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे और बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है वकालत से एवं रायपुर क्षेत्र से पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित यादव राव देशमुख के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। वहीं दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल और पंडित रत्नाकर झा के द्वारा वकालत छोड़ दी जाती है। दूसरी कड़ी में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना के निर्देश दिए गए होते हैं, जिसके तहत 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया जाता है एवं जो भी मामले होते हैं उन्हें उन्हीं पंचायतों में समाधान हेतु निर्णय लिया जाता है। इसके निर्णय लेने हेतु निर्णय मंत्री के रूप में सेठ जयकरण डागा को मुख्य अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में विभिन्न प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।
तीसरा होता है मादक पदार्थों का बहिष्कार। तो 7 फरवरी 1921 को रायपुर नगर के गांधी चौक में एक आम सभा आयोजित की जाती है, जिसे संबोधित करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यह आह्वान किया जाता है कि मद्यपान एवं शराब दुकान के सामने धरना दिया जाएगा, मद्यपान का बहिष्कार किया जाएगा। एवं इसी क्रम में बिलासपुर में हीरालाल कलार के नेतृत्व में शराब की भट्ठी के समक्ष सत्याग्रह किया जाता है। तो मादक पदार्थों के संबंध में 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, रायपुर क्षेत्र से पंडित सुंदरलाल शर्मा और बिलासपुर से हीरालाल कलार। असहयोग आंदोलन में अन्य निर्णय लिए गए थे, जिसके तहत सरकारी पद एवं सरकारी उपाधियों का त्याग करने की बात कही गई थी, जिसमें बिलासपुर के यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा एवं सोमेश्वर शुक्ल ने शासकीय पदों से त्यागपत्र दे दिया एवं असहयोग आंदोलन में शामिल होकर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। एवं उपाधियों को त्याग करने वालों में राय साहब वामनराव लाखे, राय साहब बैरिस्टर कल्याण मुरारजी थेकर, गोपी किशन और खान साहब काजी शमशेर प्रमुख थे। इसमें जो राय साहब जो है ये उनकी उपाधियां हैं जिसे उन्होंने त्यागा, एवं खान साहब काजी शमशेर का उपाधि था। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने सरकारी पद एवं उपाधियों का त्याग किया। राय साहब वामनराव लाखे के द्वारा जब राय साहब की उपाधि त्यागी गई तो एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता के द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुनावों का बहिष्कार एवं त्यागपत्र। तो असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश शासन की जो काउंसिल और जिला परिषद थी उनके चुनावों का बहिष्कार किया गया एवं बैरिस्टर थैकर जो कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं श्री बाजीराव कृदंत जो कि धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए तत्काल त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर बैरिस्टर थैकर हैं जो कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया एवं बाजीराव कृदंत जो कि धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। पंडित रविशंकर शुक्ल एवं सीएम ठक्कर काउंसिल के सदस्य थे, परंतु वे काउंसिल नहीं गए। ब्रिटिश शासन द्वारा जिला परिषद के चुनाव हेतु 3 बार घोषणा की गई, परंतु किसी भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन नहीं भरा गया। अब हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार सहयोग प्रदान किया गया। तो विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। कर्मवीर साप्ताहिक पत्र के संपादक के द्वारा समाचार पत्र में विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेज के बहिष्कार की प्रेरणा दी गई। तो इसके मतलब है कि असहयोग आंदोलन के समय एक समाचार पत्र कर्मवीर जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एवं बिलासपुर क्षेत्र में ब्रिटिश स्कूल त्याग करने वालों में कुछ नाम देख लीजिए, लक्ष्मण सिंह, पंचम सिंह, नर्मदा प्रसाद और जमुना प्रसाद। इसके साथ अन्य छात्र भी थे, परंतु ये नाम प्रमुख हैं जिन्होंने बिलासपुर के ब्रिटिश स्कूल से त्यागपत्र दे दिया था। एवं मुंगेली से सरकारी स्कूल से त्यागपत्र देने वालों में शिवशंकर सहाय और रामलाल वैश्य प्रमुख रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 7 फरवरी 1921 को भारत में अंग्रेजी राज। यह एक लेख था जिसके लेखक थे सुंदरलाल जी। ये सुंदरलाल शर्मा नहीं है, ये अलग हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज नामक लेख के लेखक सुंदरराज जी का रायपुर आगमन होता है और उनके भाषणों को सुनने के लिए स्थानीय नॉर्मल स्कूल के 50 से अधिक स्कूली छात्रों के द्वारा स्कूल त्याग करके उनका भाषण सुना जाता है। एवं इस दिन के बाद से वे छात्र स्कूल का त्याग कर देते हैं एवं असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी की बात की जाती है, इसीलिए स्वदेशी यानी कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी की जाती है। इसके तहत 5 फरवरी 1921 को सेठ गोपी किशन, सेठ बाल किशन और सेठ राम किशन की दानशीलता से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में फरवरी 1921 को होती है रायपुर में। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय के जो संचालक समिति के मंत्री बनाए जाते हैं वामन राव लाखे।
इन छात्रों को विद्यालय में प्रवेश लेकर असहयोग आंदोलन में सहयोग प्रदान किया गया एवं उन्हें रचनात्मक कार्यों के साथ प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा भी दी गई, यानी कि उन्हें हस्तशिल्प, बुनाई, चरखा कातना, इस प्रकार के प्रारंभिक और प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षाओं का ज्ञान प्रदान किया गया। इसके बाद धमतरी में स्थापित विद्यालय में धमतरी के वकील थे राम नारायण तिवारी, इन्हें प्रधान अध्यापक का पदभार दिया गया। इसके अतिरिक्त धमतरी में ही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अंग्रेजी शिक्षा छोड़कर आने वाले छात्रों को शिक्षा देने के लिए अपने ही घर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। अब देखते हैं बिलासपुर में क्या होता है। तो बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बद्रीनाथ साहू के मकान में की जाती है, जिसके अध्यापक नियुक्त होते हैं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव इससे पूर्व रेलवे में शिक्षक होते हैं, जो कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर त्यागपत्र दे देते हैं। तो बिलासपुर में बद्रीनाथ साहू के मकान में जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित होता है, उसके अध्यापक चुने जाते हैं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इसी क्रम में देखते हैं कि राजनांदगांव में क्या होता है। तो राजनांदगांव रियासत में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बंसीलाल के द्वारा भी राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। यह तो हो गई राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। इसके बाद देखते हैं स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार करने के क्रम में 7 से 15 अक्टूबर के बीच रायपुर के रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया जाता है एवं इसमें सभी विक्रेताओं से प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है कि वे अब से विदेशी वस्तुएं नहीं बेचेंगे, यानी कि विदेशी कपड़ों को नहीं बेचेंगे। इसी क्रम में धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा अपने घर में ही खादी उत्पादन केंद्र खोला जाता है एवं बिलासपुर में देवता दिन तिवारी के द्वारा खादी प्रचार हेतु खादी भंडार नामक दुकान खोला जाता है एवं बिलासपुर में ही जमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा स्वदेशी स्टोर्स स्थापित किया जाता है। कैलाश सक्सेना एक युवक होते हैं जो कि नॉर्मल स्कूल रोड में स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान खोलते हैं एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का भी प्रचार करते हैं। और बिलासपुर क्षेत्र में एक अन्य है कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मनोहर लाल शुक्ल और गजाधर साव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलासपुर में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु अत्यधिक कदम उठाए जाते हैं, यानी कि देवता दिन तिवारी खादी के प्रचार हेतु खादी भंडार नामक दुकान खोलते हैं, जमुना प्रसाद वर्मा स्वदेशी स्टोर्स स्थापित करते हैं, कैलाश सक्सेना नॉर्मल स्कूल रोड में स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान खोल लेते हैं एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार करने के क्रम में मनोहर लाल शुक्ल और गजाधर साव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो इन रचनात्मक कार्यों में सुंदरलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा भी होते हैं एवं छत्तीसगढ़ को पहली बार वे अपने पांडुलिपि में दर्शाते हैं, उनके द्वारा अछूत उद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है एवं उससे पहले ही यानी कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में रचनात्मक कार्य करने के आह्वान के पूर्व ही वे अछूत उद्धार कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके होते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के इस कदम को देखते हुए गांधी जी उन्हें स्वयं अपना गुरु मानते हैं, यानी कि अछूत उद्धार कार्यक्रम उन्होंने गांधी जी से पहले ही प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले सन 1918 को उन्होंने सतनामियों की बृहद सभा का आयोजन कर उन्हें जनेऊ पहनाया एवं 1920-21 में सतनाम पंथ के गुरु भी उनसे प्रभावित हुए और उनके कार्य में रुचि लेने लगे। अतः वे सब मिलकर विभिन्न अस्पृश्य कहलाने वाली जातियों की शिक्षा एवं स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए अपील करने लगे। इससे प्रभावित होकर राजनांदगांव में पंडित छबीराम चौबे के द्वारा छुआछूत के विरोध में 21 दिन का उपवास रखा जाता है। ठीक है, इसी समय तिलक जी की मृत्यु हो जाती है एवं तिलक स्वराज फंड में चंदा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के द्वारा सक्रिय रूप से चंदा प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां
कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिलासपुर ज़िले में आयोजित राजनीतिक परिषद के सम्मेलन को, जिसे बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो यह आयोजित हुआ था मई 1921 को बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव में, और इसकी अध्यक्षता की थी बुरहानपुर के वकील अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने। इसके सदस्य रहते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, घनश्याम सिंह गुप्त, रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इनमें एक नाम विशिष्ट है, वह है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का। क्यों, यह हम आगे देखेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता को आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद में माखनलाल चतुर्वेदी भाषण दे रहे होते हैं, उसी समय बिजली चली जाती है और वे अपने भाषण में कहते हैं कि जिस प्रकार आज अंग्रेजी राज की बिजली फक पड़ गई है, उसी प्रकार अंग्रेजी राज भी एक समय के पश्चात फक पड़ जाएगी। यह जो था ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता को आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप था। इसी भाषण को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता को आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को 5 जुलाई 1921 को गिरफ्तार किया जाता है एवं 8 माह का कठोर कारावास का दंड सुनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को दंड देने के तारीख को ही सार्वजनिक सभा बिलासपुर में आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसमें सदस्यता देते हैं डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और माधवराव सप्रे। और वे माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के विरोध में भाषण भी देते हैं। ठीक है। इस सभा से प्रभावित होकर अंग्रेज कर्मचारी गंगा प्रसाद तिवारी के द्वारा सरकार के विरोध में सरकारी पद का त्याग कर दिया जाता है एवं वे सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन के सदस्य बन जाते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर की केंद्रीय जेल में बंद कर दिया जाता है एवं वे बिलासपुर के केंद्रीय जेल में रहते हुए भी 18 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा नामक एक राष्ट्रवादी कविता की रचना करते हैं। यह तो हो गई माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में बात और बिलासपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन के बारे में बात। इसके बाद दूसरा कांग्रेस सम्मेलन होता है रतनपुर परगने में, जो कि दिसंबर 1921 में आयोजित होता है और डॉक्टर राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और जदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का इसमें भाषण भी होता है। तीसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का अधिवेशन। यह राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि अहमदाबाद में आयोजित होता है। यह 1 दिसंबर 1921 को CR दास की अध्यक्षता में होता है, परंतु जेल में रहने के कारण एक स्थानापन्न अध्यक्ष चुने जाते हैं, हकीम अजमल खान। इसमें छत्तीसगढ़ की ओर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतनलाल जैन और महंत लक्ष्मी नारायण दास हिस्सा लेते हैं। इसी समय जनवरी 1922 में होशंगाबाद नामक स्थान पर हिंदी प्रांतीय समिति की बैठक होती है एवं यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालयों को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और श्याम सुंदर भार्गव को सदस्य बनाया जाता है। तो हिंदी प्रांतीय समिति की बैठक का उद्देश्य होता है जितने भी राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है उनके नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय शिक्षण मंडल का गठन करना, और इसके सदस्य होते हैं डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और श्याम सुंदर भार्गव। यह तो हो गई हिंदी प्रांतीय समिति की बैठक की बातें। इसके बाद अगला सत्याग्रह होता है धमतरी तहसील में, जिसे नगरी सिहावा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह प्रारंभ हुआ था जनवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के समय धमतरी के सिहावा में आदिवासियों के द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है एवं अंग्रेजों द्वारा वन को सुरक्षित वन के रूप में संरक्षित करने के क्रम में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है। इन सत्याग्रहियों में प्रमुख स्वयंसेवक के रूप में श्यामलाल सोम, पंचम सिंह और विशंभर पटेल प्रमुख होते हैं,
जिनके द्वारा वन कानून का उल्लंघन करके जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। अंग्रेज़ों द्वारा इस जंगल सत्याग्रह का दमन करते हुए 33 सत्याग्रहियों को सुरक्षित वन से लकड़ी काटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाकर कठोर कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाता है। जब नगरी सिहावा में यह जंगल सत्याग्रह चल रहा होता है, उसी समय अहमदाबाद अधिवेशन से वापस लौटने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा, धमतरी के स्थानीय नेता नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप इत्यादि कांग्रेस नेता नगरी सिहावा पहुंचते हैं एवं सत्याग्रहियों को समझाते हैं कि आपने यह सत्याग्रह राष्ट्रीय कांग्रेस एवं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति के बिना प्रारंभ किया था, अतः आप उनकी स्वीकृति तक यह आंदोलन, यह सत्याग्रह स्थगित कर दें। तब यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाता है, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा वह सुरक्षित वन का जो क्षेत्र था उसे खुले वन में घोषित कर दिया जाता है और यह सत्याग्रह सफल हो जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन का अंत होता है चौरा चौरी की घटना के द्वारा, जिसमें 12 मार्च 1922 को चौरा चौरी ग्राम में सत्याग्रहियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है एवं बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जिंदा जल जाते हैं। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि मैंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करके पहाड़ जैसी भारी गलती कर दी है। अतः बारदोली अधिवेशन में वे इस सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं और यह आंदोलन स्थगित हो जाता है। परंतु गांधी जी को इस चौरा चौरी घटना का आरोपी बनाकर अंग्रेज हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के आरोप के क्रम में ही छत्तीसगढ़ आंदोलनकारी नेताओं को भी हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन प्रमुख नेताओं में सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, अब्दुल रऊफ, भगवती प्रसाद मिश्रा इत्यादि होते हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार भारत में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है एवं छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जाता है। यह तो हो गई असहयोग आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ पर उसका प्रभाव। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।